Good morning, students. I am back on Paul Science Paradigm channel with one another very important question. और इसका प्रमुख ध्येय है कि आपको किस प्रकार से आंसर राइटिंग को अप्रोच करना है। स्पेसिकली जो यूपीपीएससी जीडीसी का मेंस एग्ज़ाम होगा जो प्रपोज्ड है सितंबर 15 टू अक्टूबर 2, इसके बीच में पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम होना है। और अभी यूपीपीएससी जीआईसी का स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप मेंस होगा, है ना। ये दोनों में मेंस होना है जो रिटन और डिस्क्रिप्टिव होगा। सो उसको ध्येय रखते हुए जो मैं बैच चला रहा हूँ उसी का एक पार्ट है कि चलो वी कैन एनालाइज दिस क्वेश्चन, क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटिकल थ्योरी पर्सपेक्टिव में। ओके, क्या है क्वेश्चन? ये यूपीपीएससी मेंस 2020 का क्वेश्चन है। फाइन। क्या समानता और स्वतंत्रता में संघर्ष होना अनिवार्य है या क्या वे एक दूसरे के पूरक हैं? अपने उत्तर का औचित्य सिद्ध कीजिए। मस्ट इक्वालिटी एंड लिबर्टी कन्फ्लिक्ट और आर दे कॉम्प्लीमेंट्री? जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। सो इस क्वेश्चन को टैकल करने के लिए हमें 3 डिफरेंट अप्रोचेस को इस्तेमाल करना पड़ेगा। फर्स्ट क्या है? मस्ट इक्वालिटी एंड लिबर्टी कन्फ्लिक्ट। सो दिस इज टॉकिंग ऑफ द कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव एज सजेस्टेड बाय क्लासिकल लिबरलिज्म। ठीक है, क्लासिकल लिबरलिज्म। और इसमें भी जो नेगेटिव एस्पेक्ट ऑफ लिबरलिज्म है, नेगेटिव लिबरलिज्म। Now, the idea of equality and liberty are conflicting to each other, are opposing to each other, is rooted in this particular classical liberalism, which depends on the negative liberalism of night watchman state, minimal state, and so on. Next, are they complementary? Means equality and liberty are complementary to each other. This idea is rooted in the positive liberalism or egalitarianism, है ना। पॉजिटिव लिबरलिज्म। ओके, सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड कि हमें ये दोनों आइडिया को डील करना पड़ेगा विथ रेफरेंस टू इक्वालिटी एंड लिबर्टी एंड जस्टिफाई योर रिस्पॉन्स। सो वाट एवर यू गिव, जो भी रिस्पॉन्स आप इस आंसर के तहत दोगे उसे जस्टिफाई करना है। हाउ डू यू जस्टिफाई अ रिस्पॉन्स? बाय द वे, इसका मतलब क्या होता है? व्हेन इट आस्क्स टू जस्टिफाई समथिंग, आप कैसे जस्टिफाई करते हैं? विथ एविडेंसेस। What evidences can you use here? So it basically talks of theoretical perspective with contemporary examples, जिसको आप सब्सटेंशिएट करते हैं। सो पॉलिटिकल थियोरीज जो हैं इससे एसोसिएटेड, उसके बारे में बात करेंगे और उसके साथ हम कंटेम्प्ररी इवेंट्स के कुछ एग्जाम्पल्स को इंसर्ट करेंगे सो दैट हमारा आंसर जस्टिफाइड हो जाए। सो जस्टिफाई करने के लिए हमें जो थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ डिफरेंट ग्रेट थिंकर्स लाइक, है ना, रॉल्स, नॉजिक एंड अदर्स, इनके आइडियाज़ को हम इंटीग्रेट करेंगे इस आंसर के साथ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो बेसिकली जो रिलेशनशिप है लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में, ये एक अनएंडिंग डिबेट है। ठीक है, सो हम अब आते हैं द कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी। जो कन्फ्लिक्टिंग पर्सपेक्टिव है, पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन, इट इज़ एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ फ्रेडरिक हैयक, मिल्टन फ्रीडमैन, अलेक्सिस डी टॉक्केविली। ये सब थिंकर्स हैं जो लिबर्टी और इक्वालिटी को कन्फ्लिक्टिंग बताते हैं। ठीक है, सो व्हाट आर दोस आइडिया एंड हाउ आर दे कन्फ्लिक्टिंग ईच अदर? सो कोर आर्गुमेंट क्या होगा? सो
as far the first part of the answer is concerned, जो कोर आर्ग्यूमेंट दिया गया है कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी आर कन्फ्लिक्टिंग, बिकॉज पहला जो ऑब्वियसली क्लासिकल लिबरलिज्म से आइडिया रूटेड है, जो कोर आर्ग्यूमेंट होगा कि बेसिक द नेचुरल ह्यूमन डिफरेंस, क्योंकि जो क्लासिकल लिबरलिज्म है वो इंडिविजुअलिज्म को प्रमोट करेगा, ठीक है, और वो नेचुरल ह्यूमन डिफरेंस इज द सोल क्राइटेरिया ऑफ इंडिविजुअलिज्म. क्यों? क्योंकि ऑल द इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम, एंड सिंस ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट टैलेंट, they have different capability, and as a result there will be socio-economic inequality. ये natural human difference जो individualism के आइडिया से इंस्पायर्ड है, वो that is based on the prime argument that all the individuals are different, and because all the individuals are different, you have unequal talents, unequal capacities, and those unequal talents and unequal capabilities will result in inequality. And if individuals are granted absolute liberty, है ना, क्योंकि जो टैलेंट है उस टैलेंट को उपयोग करने के लिए आप उसे फ्रीडम देते हो, लिबर्टी दे देते हो, तो यूजिंग हिज टैलेंट they will create something, they will aspire to become something, and as a result inequality will prevail in the society. नेक्स्ट आइडिया जो इससे एसोसिएटेड है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, रोड टू सर्फडम. आप सुने होंगे, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विथ फ्रेडरिक हैक. ओके, सो in his conception of road to serfdom, Hayek talks of slippery slope, है ना, एक एनालॉजी देता है, वो स्लिपरी स्लोप या कॉन्सेप्ट है स्लिपरी स्लोप. सो व्हाट इज द कॉन्सेप्शन ऑफ रोड टू सर्फडम एंड स्लिपरी स्लोप? सो हैक uses his approach of negative liberalism, the classical liberal approach, the libertarian approach, to justify the idea that if in a society governments want to promote equality, it will ultimately deny liberty but will not able to promote equality. समझ रहे हैं कैसे? In his idea of slippery slope, he talks of the view that in order to achieve equality, है ना, आपको equality achieve करना है, so आप क्या करेंगे? Government will try to introduce welfare programs, and as a result आप क्या होंगे? गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ऑलरेडी आपको वेलफेयर प्रोग्राम्स दे रही है, तो यू आर डिपेंडेंट ऑन गवर्नमेंट. And once you are dependent on government, it is human tendency that you will not strive to work more, because if you work more, you will have to pay more taxes. And once you pay more taxes, and the next idea is कि government already is providing some basic welfare measures. So people tend to quest for all those welfare measures, and ultimately what are you doing? You are surrendering your liberty to the government. How? Because you will stop questioning the government, because the government is providing you something, and it is real nowadays. For example, in the elections, you are being paid with some fruitful, है ना, handful amount, 5, 10, 15, whatever it is, and then you become morally, है ना, responsible to vote for that particular political party. As a result, whatever the political party has done, good or bad,
but at the end of the day you vote on the basis of what you get. This has been a phenomena to an extent nowadays. So basically what I'm trying to say is, what Friedrich Hayek tried to say is कि if you are going to achieve the idea of a egalitarian society where everyone is equal, at the end of the day what are you going to bring in is totalitarianism. So your liberty will be compromised, and once your liberty is compromised, the notion of equality will also be compromised. So slippery slope will लीड टू टोटलिटेरियनिज्म. आप ऊपर की ओर जाने की कोशिश कर रहे थे इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए, लेकिन आप इस तरीके के स्लोप पे चढ़ रहे हो जहाँ पे आप सारी लिबर्टी गवर्नमेंट के खाते में देते जा रहे हो, सारा फ्रीडम सेक्रीफाइस करते जा रहे हो, और फाइनली आप एक स्लिपरी स्लोप पे खड़े हो जहाँ से कभी भी आप नीचे फिसलोगे, और नीचे क्या है? टोटलिटेरियनिज्म का खड्डा है. सो मस्ट इक्वालिटी एंड लिबर्टी कन्फ्लिक्ट? सो टेकिंग दिस टू आर्ग्यूमेंट्स, it must conflict because this argument supports the conflicting perspective of liberty. Fine. Now we will move on to the next argument, which is, are these two complementary in nature? So when we talk of the next aspect, complementary aspect of equality and liberty, so what are we actually talking is egalitarianism, है ना? So it is positive liberty. The idea is associated with positive liberty. And who are the prominent thinkers associated with this idea? T.H. Green, very famous, and Harold Lasky, and few more, Rawls. Okay, so we will look into it. So what the next part of the question is, are they complementary? So in this section the argument need to be put forward is कि in modern liberals, democratic, socialist and egalitarian thinkers like T.H. Green, Harold Lasky, John Rawls argue that liberty and equality are profoundly complementary. So they argue that they are complementary. But who argued they are conflicting? The Hayek, Alexis de Tocqueville, मिल्टन फ्रीडमैन, XYZ, ये लोग आर्ग्यू किए थे कि कन्फ्लिक्टिंग है. ये लोग आर्ग्यू कर रहे हैं कि दे आर कॉम्प्लीमेंट्री इन नेचर. दिस व्यू रेस्ट्स ऑन द प्राइम आइडिया ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी, वेयर द एक्चुअल कैपेसिटी, पावर एंड रिसोर्स an individual possesses to fulfill their potential is attributed to the aspect of positive liberty. अब इसमें समझते हैं कि what are those core argument to support that they are complementary to each other. So पहला आर्गुमेंट क्या है? T.H. ग्रीन का फेमस कोट, हरोल्ड लास्की का फेमस कोट, without equality, I say, there cannot be liberty. So liberty is meaningless without equality. Liberty is meaningless without equality. It is result of Lasky's famous quote. What is that quote? Please note down. Without equality, I say, there cannot be liberty. So a society with vast economic disparity creates power imbalance, and if a marginalized person is starving, uneducated or structurally
disenfranchised, the theoretical notion of negative liberty to compete in the free market is essentially a fiction. कहने का मतलब ये है कि लास्की का कहना है कि अगर बेसिक नीड्स को एड्रेस नहीं किया गया तो कोई भी इंडिविजुअल compete नहीं कर पाएगा. एंड द नोशन ऑफ नेगेटिव लिबर्टी इज कंपटीशन बेसिकली, क्योंकि नेगेटिव लिबर्टी में क्या है, अपने अपने टैलेंट्स को यूज़ करके आप compete करें और कैप्चर करें रिसोर्सेज को. दैट इज़ व्हाट इज नेगेटिव लिबर्टी. बट द लास्कीज idea is, if individuals are not given the basic needs, it would be difficult to everyone to compete with the same race. और इस आइडिया के साथ लास्की कहना चाहते हैं कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कम्प्लीमेंट्री, बिकॉज फर्स्ट वी नीड टू गिव देम basic social needs and then we allow them to compete in the market. So both are complementary, they are the both sides of the same coin is same here. Next is the core idea of equality of opportunity. ये सब वो आर्ग्यूमेंट्स हैं जो आपको नेक्स्ट द कम्प्लीमेंट्री एस्पेक्ट में डालने हैं. सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी का जो आइडिया है वो इगैलिटेरियन कहना चाहते हैं. दे डू नॉट एडवोकेट फॉर एब्सोल्यूट आइडेंटिकल आउटकम्स बट फॉर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. बट व्हाट इज दैट? प्रोवाइडिंग इक्वल एक्सेस to healthcare, education, and basic minimum dignity empowers individual, giving them actual capacity to exercise their freedom. So, what they talk is equality of opportunity. Give them equal opportunity. One is starting from this level, other is starting with this level. So, there is starting point is different, है ना? Someone is born in a rich family, he starts with a higher pedigree in social and economic status, but someone born in a poor family will start with a lower pedigree. So the starting point is not same. So in the idea of equality of opportunity, they are trying to make the starting point same. And once the starting point is same, so you can compete. So this is the basic complementary nature of liberty and equality. And if you want to substantiate this argument with an example, so you can do it very famously. Our Supreme Court. Let us argue it like this. In case of fundamental rights, which is classical conception of negative liberty in our constitution, and directive principle of state policy is classical example of equality. So fundamental rights is liberty and this DPSP, directive principle of state policy, is basically associated with the idea of equality. So FDs and DPSP, आप ये दोनों को कंपेयर करेंगे तो एक अच्छा एग्जाम्पल आपके पास आता है. बिकॉज इनिशियली दिस वेर व्यूड एज कन्फ्लिक्टिंग फोर्स, है ना, कि इनिशियली क्या होता था कि फंडामेंटल राइट्स were viewed as conflicting force opposed to DPSP. But it is Supreme Court, the credit goes to Supreme Court, who beautifully harmonized them in landmark Minerva Mills judgment. So in a landmark Minerva Mills case of 1980, Supreme Court declared that the Constitution is founded on the bedrock of balance between Part 3, which is fundamental rights, and Part 4, which is directive principle of state policy. This
True democratic governance requires protecting individual liberties while simultaneously striving for socio-economic equality. So कहने का तात्पर्य है कि equality and liberty are complementary to each other has also been justified by Honorable Supreme Court in its famous Minerva Mills case of 1980. Okay. इस केस में उन्होंने फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी को हार्मोनाइज किया और ये जजमेंट दिया कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दे आर bedrock of balance. Indian constitution is bedrock of balance between part 3 and part 4. So again Supreme Court has already justified this, so you can incorporate this example while writing the complementary aspect of the answer. Then जो मोस्ट मॉडर्न सिंथेसिस हो सकता है इस क्वेश्चन के आंसर करने के लिए, वो हमारा है रॉल्सियन बैलेंस, जो जॉन रॉल्स का प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस है इन हिज थियोरी ऑफ जस्टिस। रॉल्स क्या कहते हैं? ही गिव्स द आइडिया ऑफ डिफरेंस प्रिंसिपल, ठीक है, और डिफरेंस प्रिंसिपल इज नथिंग बट a good balance between liberty and equality. How? Mr. Rawls, John Rawls argues that inequality are only permissible if they work to maximum benefit of the least advantage. है ना? डिफरेंस प्रिंसिपल का बेसिक मुद्दा क्या है? मैक्सिमिनी प्रिंसिपल जिसे हम बोलते हैं, क्या है? So he basically argues that inequalities are permissible. अब inequality को हम permit करेंगे, we need not be equal, everyone need not be equal, there can be inequality, but if they work to maximum benefit of the least advantage in society. समझ में आ रहा है? कहने का तात्पर्य है कि अगर गवर्नमेंट के पास 100 रुपीज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको 10 रुपीज़ बांट दें, ठीक है? इनका कहना है it would be logical that if government gives all 100 rupees to someone जो सबसे ज़्यादा डिसएडवांटेज पोजीशन में है, टेक्निकली ये इनइक्वालिटी क्रिएट करेगा, किसी को 0 मिला, किसी को पूरा 100 मिला, लेकिन टेक्निकली ये इनइक्वालिटी क्रिएट कर रहा है, बट द लीस्ट एडवांटेज जिनके लिए 100 रुपीज़ इज ऑफ ग्रेट डील विल सर्व मैक्सिमम बेनिफिट फॉर दैट पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इंडिविजुअल. सो technically it will create inequality, but logically it will create equality in the society. So ये है हमारा मतलब simple terms में difference principle. So basic liberties must be equally distributed and socio-economic policies must ensure that the liberty of poorest is maximized, providing that a nuanced approach can be ideal for both liberty and इक्वालिटी. सो आप ये दोनों अप्रोच को इस प्रकार से क्वेश्चन में इंटीग्रेट कर सकते हैं. और रिस्पॉन्स जस्टिफाई कैसे हुआ? जब आप थिंकर्स के आइडियाज़ को कोट कर रहे हैं, जब थिंकर्स के कॉन्सेप्ट्स को कोट कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ इट यू आर गिविंग अ आंसर. ओके, यू आर नॉट गोइंग टू राइट समथिंग रैंडम essay on this. You have to clearly demarcate the concepts, the theoretical underpinnings in the question. समझ में आ रहा है ना? Next, there is an important aspect to it कि हम इसे एक और तरीके से समझ सकते हैं और उसे हम अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं.
क्या है वो, और इसे आंसर में अगर इनकॉर्पोरेट करेंगे तो इट वुड बी वेरी गुड। और आपके लिए ये एक अच्छा लेक्चर होने वाला है कि हम किस प्रकार से एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे लिबर्टी और इक्वालिटी को समझ सकते हैं। ठीक है, दिस इज एक्स वाई एक्सिस। ठीक है, एक एक्सिस को आप बोथ आर ऑन द स्केल ऑफ 100। ठीक है, सो हियर दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट लिबर्टी, दिस एक्सिस विल रिप्रेजेंट इक्वालिटी। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लिबर्टी बढ़ते जाएगा। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ऑन 100 स्केल। फाइन, नाउ अब क्या है कि द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ द आंसर क्या था कि दे आर कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कन्फ्लिक्टिंग इन नेचर, विल बेस्ट बी अट्रीब्यूटेड टू the idea of classical liberalism or libertarianism. So on this scale of 100, if you check, so liberty for classical liberals and libertarians, this will be something at 90, है ना, क्योंकि मैक्सिमम रहेगा। क्लासिकल लिबरल में क्या है, लिबर्टी का सबसे ज़्यादा वैल्यू है, लेकिन इक्वालिटी कहाँ पे है, इक्वालिटी विल बी वेरी क्लोज टू 10 समथिंग, 10 पॉइंट्स, है ना। हम इस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो दैट कि अगर इसको आप आंसर में इनकॉर्पोरेट करेंगे ग्राफ्स को, इट विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स, क्योंकि ये दिखाएगा आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो कम ऑन। सो अगर हम ऑन इस स्केल पे अगर ड्रॉ किए हैं, सो ये क्या है, दिस पॉइंट इज क्लासिकल लिबरल वेयर लिबर्टी इज 90 पॉइंट्स एंड इक्वालिटी इज 10 पॉइंट्स, यानी कि लिबर्टी बहुत ज़्यादा है, इक्वालिटी कम है, जो क्लासिकल लिबरल का बेसिक फीचर है। तो ये किसका आइडिया है, ये कन्फ्लिक्टिंग आइडिया है कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी कैन नॉट बी टुगेदर, है ना। लिबर्टी और इक्वालिटी एक साथ नहीं रह सकता है, क्यों, क्योंकि और ये कौन बोल रहा है, ये क्लासिकल लिबरल बोल रहा है, बिकॉज क्लासिकल लिबरल लिबर्टी को ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट आइडिया जो आएगा वो होगा कॉम्प्लीमेंट्री नेचर वाला, कि यस बोथ द नेक्स्ट अप्रोच जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, कि लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो जब हम कॉम्प्लीमेंट्री करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है लिबर्टी और इक्वालिटी विल हैव इक्वल वेटेज, सो समवेयर एट 75। ओके, हियर ऑल्सो 75। ओके, थोड़ा सा और ऊपर ले लेते हैं, बट ओके, please bear with it. Okay, fine. So $75 will be somewhere here and somewhere here, because it is on 100. Okay, parameters of 100. So अगर आप देखते हैं, चलो ठीक है, फाइन। ऑन दिस पैरामीटर्स आपको क्या दिखने वाला है कि जो आइडिया है मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का, दैट इज egalitarianism, ये समवेयर यहाँ पे रेस्ट करेगा, विच विल हैव इक्वालिटी एंड लिबर्टी
on equal parameters. So they are complementary to each other. क्यों? क्योंकि लिबर्टी इक्वालिटी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, कॉम्प्लीमेंट कर रहा है दोनों को. सो दिस विल बी समवेयर हियर इन द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. नेक्स्ट हम बात कर रहे थे स्लिपरी स्लोप. जब हम डिफाइन एक्सप्लेन कर रहे थे द कन्फ्लिक्टिंग नेचर ऑफ लिबर्टी एंड इक्वालिटी, उसमें फेडरिक हैयाक का हम स्लिपरी स्लोप की बात कर रहे थे कि अगर वो स्लिपरी स्लोप हुआ का मतलब क्या है कि आप अचीव करना चाह रहे हैं इक्वालिटी, लेकिन आप खो क्या रहे हैं अपना लिबर्टी. और जब लिबर्टी खो रहे हैं क्योंकि स्टेट कंट्रोल कर रहा है, हाउ कैन यू अचीव इक्वालिटी इन अ स्टेट? इट इज़ थ्रू वेलफेयर मीन्स. एंड जब वेलफेयरिज्म बहुत ज़्यादा हो जाएगा तब तो जाके इक्वालिटी आएगी, है ना. मतलब स्टेट आपको बहुत ज़्यादा फंड करने लगे जो हैव नॉट्स हैं, तो देर विल बी समथिंग लाइक इक्वालिटी, एक तरह का पैरामीटर आ सकता है स्टेट में. सो वो सिचुएशन में क्या हो रहा है, लिबर्टी कम रहा है, ठीक है. लेकिन वो है उस इक्वालिटी को अचीव करने के चक्कर में आप लिबर्टी को बिल्कुल मिनिमाइज कर रहे हैं, और फिर आप अल्टीमेटली एक ऐसे सिचुएशन पे पहुंच जा रहे हैं आप जहां पे स्टेट भी आपको वैल्यू नहीं कर रहा है. बिकॉज लिबर्टी आपका ख़त्म हो गया तो आप स्टेट को अकाउंटेबल नहीं सिद्ध कर पाएंगे. वंस ब्रिटिश काल में ऐसा थोड़ी था कि सब लोग गरीब हो गए थे, है ना. ब्रिटिश काल में क्या था, हमारे पास लिबर्टी नहीं था. इक्वालिटी तो ओके, वो फिर भी मानते हैं कि इक्वालिटी तो बिल्कुल सेकेंडरी एस्पेक्ट था, लेकिन लिबर्टी हमारे पास नहीं था. और जब लिबर्टी नहीं था तो सारा स्टेट कंट्रोल एक पर्टिकुलर ब्रिटिश गवर्नमेंट का हो गया था. तो जब आपके पास लिबर्टी नहीं होता है, और वही फेडरिक हैयाक कहना चाहते हैं कि आप अगर इक्वालिटी के अंधे दौड़ में, इक्वालिटी होने के अंधे दौड़ में गवर्नमेंट को सारी पावर्स देते चले जाएंगे, सारा डेटा देते चले जाएंगे, तो क्या होगा कि आप कंट्रोल हो जाएंगे, आपका लिबर्टी लिमिट हो जाएगा, और अल्टीमेटली यू विल नॉट बी एबल टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट टू मेक देम आंसरेबल टू योर डिज़ायर्स. बिकॉज लिबर्टी, आज़ादी तो है ही नहीं आपके पास. यू आर ऑलरेडी अंडर द क्लचेस ऑफ द गवर्नमेंट. वो ऐसा सिचुएशन बनेगा जो टोटलिटेरियनिज्म जिसे हम कहेंगे, जहाँ पे एवरीथिंग विल बी स्टेट कंट्रोल्ड और इन अ नेगेटिव सेंस. सो दैट विल बी समथिंग वेयर इक्वालिटी के दौड़ में आप इक्वालिटी भी मिस कर देंगे क्योंकि वो भी अचीव नहीं हो पाएगा, और लिबर्टी तो मिस कर ही रहे हैं. तो वैसे सिचुएशन में आप एक ऐसे समय पे आप फासिस्ट कंट्री में पहुंच जाएंगे या टोटलिटेरियन रिजीम्स के कंट्रोल में आ जाएंगे, जहां पे बोथ where both liberty and equality will be compromised. सो अगर आप फासिज्म या टोटलिटेरियनिज्म को इस जगह पे प्लॉट कर सकते हैं इस मैप में. नेक्स्ट जो बेस्ट पॉसिबल केस होता है इक्वालिटी के लिए, वो होता है ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म. व्हाट इज ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म? Like China. Okay, it is an example of authoritarian communism primarily in Xi Jinping's region. तो ऐसे सिचुएशन में चाइना में क्या सिचुएशन है कि इक्वालिटी एट पार है ना. इक्वालिटी एट पार है, पीपल आर इक्वल टू अ ग्रेटर लेवल, बट लिबर्टी तो बिल्कुल नहीं है वैसे सोसाइटी में. सो liberty is less but equality is
हाई। सो इस सिचुएशन को अगर हम प्लॉट करेंगे, सो दिस विल बी ऑथोरिटेरियन कम्युनिज्म और here liberty is very less but equality will be high. A situation where equality will be high as good as 90 but liberty will be low as 15. So authoritarian communism is a situation where equality ज़्यादा होगा, liberty कम होगा. So दिस इज़ अ प्लॉट ऑफ डिफरेंट आइडियोलॉजीज जो लिबर्टी और इक्वालिटी को अलग अलग पैरामीटर्स पे चेक करते हैं. और ऐसा अगर एक नीट एंड क्लीन, ऑब्वियसली मेरा तो नीट एंड क्लीन नहीं है, आई वॉज ट्राइंग टू एक्सप्लेन एवरीथिंग, एंड सो प्लीज मेक अ नीट एंड क्लीन डायग्राम लाइक दिस. सॉरी, नॉट अ डायग्राम, इट इज़ अ प्लॉट, graphical representation of theoretical ideas, so that when you write an answer and you plot this graph in between, it will give a very good signal that the candidate knows the concepts well. And once you have written this, explain this with good example, your answer is done. See, the detailing of the answer जो हम प्रोवाइड करते हैं वही है जो अभी आपको एक्सप्लेन किया था. सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन ऑन must equality and liberty conflict or they are complementary to each other. So thank you. Please subscribe this channel for good quality contents like this, and please join the batch. Batch is running at a good speed and people are joining every day. So आप लोग भी ज्वाइन करें और वेट ना करें कि रिज़ल्ट आ जाएगा फिर करेंगे, देन यू विल बी वेरी लेट, फिर हम सारा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. ओके, so thank you once again.